चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 का। नेक्स्ट टॉपिक है एक घाती स्वतंत्रता। इसको बोलते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस। लीनियर इंडिपेंडेंस, इन्हीं दो को हम लोग आज पूरी क्लास के अंदर पढ़ेंगे, इन्हीं के ऊपर थ्योरम पढ़ेंगे, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। क्या चीज है देखिए, एक घाती स्वतंत्रता लीनियर इंडिपेंडेंस। यदि V फील्ड F पर सदिश समष्टि है, यदि V जो है वो फील्ड F पर क्या है, एक सदिश समष्टि है, एवं S V का एक सीमित अशून्य उपसमुच्चय है। S क्या है? उपसमुच्चय किसका? V का अशून्य उपसमुच्चय है। ठीक है, अर्थात S बराबर कोई अवयव होंगे V1 V2 डॉट 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 क्या लिखा हुआ Vn, तब S को एक घातीय स्वतंत्रता कहेंगे। कब कहेंगे एक घातीय स्वतंत्रता? यदि ऐसे अदिशों α1 α2 डॉट 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 αn का अस्तित्व है कि S ये अदिश है, ठीक है, किससे बिलोंग करेंगे? F से एक तरीके से। तो α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस डॉट 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 प्लस αn Vn, वो एक घातीय संचय की तरीके से चल रहा है। एक घातीय स्वतंत्रता किस कब कहेंगे इसको? इनका जो सम होगा इज इक्वल टू 0 होगा, और ये सारे अल्फा i बराबर भी कितना होगा? 0। जितने भी अल्फा i होंगे ना, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, ये सब क्या हो जाएंगे? 0 के इक्वल। जहां i बराबर क्या 1 2 डॉट 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 कहां तक? n तक। इसी के लिए मैंने एक और चीज लिखी, एक घातीय आश्रितता, लीनियर डिपेंडेंस। ये क्या होता है? सेम टू सेम डेफिनेशन है कंप्लीटली, बस लास्ट वाला देखना। α1 v1 प्लस α2 v2 डॉट डॉट αn vn इज इक्वल टू 0, लेकिन समस्त अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। सारे के सारे जो अल्फा है वो 0 के इक्वल नहीं होंगे। इसके अंदर सारे के सारे अल्फा इज इक्वल टू कितना होंगे? 0, लेकिन इधर समस्त अल्फा जो है वो 0 के इक्वल नहीं होंगे। इसी के ऊपर अपन पूरी थ्योरम्स करेंगे, इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना कि यहाँ पर इनका मल्टीपल एक घातीय संचय की तरीके से चलेगा, इज इक्वल टू 0 होगा, और समस्त अल्फा जितने भी अल्फा लिखे हुए हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे? 0। और इस तरीके से यहाँ पर भी सेम रहेगा, लेकिन समस्त अल्फा सारे के सारे अल्फा 0 नहीं होंगे। ठीक है, कोई एक ऐसा होगा जो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो हो जाएगी एक घातीय आश्रितता, मतलब उसको बोल रहे हैं लीनियर डिपेंडेंस, और ये रहेगी लीनियर इंडिपेंडेंस। ठीक है, नोट करें तो उसके फिर आगे बढ़ करता हूं। देखिए थ्योरम नंबर 13 है, किसी सदिश समष्टि VF के अशून्य सदिशों का समुच्चय V1 V2 डॉट 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 Vn एक घातीय आश्रित होगा यदि और केवल यदि जब कोई V के अपने पूर्ववर्ती सदिशों का एक घात संचय हो, जहां के 2 से ज्यादा और n से छोटा, मतलब इक्वल भी हो सकता है ये वाला। ठीक है, k की वैल्यू यहां पर बुक के अंदर शायद इक्वल नहीं दिया होगा उसको। यदि और केवल यदि, ये वाली कंडीशन है, मतलब दोनों तरफ से इसको प्रूफ करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अपन प्रूफ मेरे को माना कोई एक घाततः आश्रित समुच्चय, आश्रित समुच्चय बराबर क्या लिखा हुआ? V1, V2, डॉट 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 Vn। ठीक है, फिर ले लो k या फिर 2 है n के मध्य k एक ऐसा मान होगा, k एक ऐसा मान होगा जिसके लिए V1, V2, डॉट 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 Vn एक घातीय आश्रित है, एक घातीय आश्रित है। मतलब k मैंने एक ऐसा मान लिया जिसके लिए क्या है? V1 V2 ये सारे के सारे आश्रित है, और मतलब एक घात आश्रित है। यहाँ पर k जो है वो पूर्णांक है, k बराबर इंटीजर लिख दो, जहां k एक पूर्णांक है, जहां k एक पूर्णांक है, इंटीजर है, तथा इसका मान ज्यादा से ज्यादा n हो सकता है, n हो सकता है। मतलब इस k का जो अधिकतम मान है वो कितना हो सकता है? n हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पे मान लेता हूं, माना अल्फा का कोई समुच्चय, क्या लिखा हुआ है? α1, α2, α3, डॉट 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 कहां तक जा रहा है? αn है। अल्फास मतलब अल्फा का काफी सारे अल्फाज है, उनका समुच्चय α1, α2, α3 डॉट 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 αn। तब इसको लिख रहा हूं मैं कैसे? α1 v1 प्लस α2 v2 फिर प्लस डॉट 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 ये जाएगा अल्फा के और वी के तक लिखो उसको। ठीक है,
मतलब अल्फा एंड वी एन तक नहीं जा रहा मैं इस बार, इसको लेके जा रहा हूं अल्फा के वी के इज इक्वल टू 0, जहां अल्फा के इज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0। देखो ध्यान से, अल्फा के को नॉट इक्वल टू 0 क्यों माना है, क्योंकि एक घात तो स्वतंत्र है, सॉरी एक घात है परतंत्र मतलब आश्रित है, और एक घात आश्रित होता है तो मतलब एक अवयव क्या होता है नॉट इक्वल टू क्या रहता है 0 रहता है। तो इसलिए मैंने मान लिया अल्फा के इज नॉट इक्वल टू कितना 0। अब मैं क्या कर रहा हूं इसके अंदर, ये जो अल्फा के वी के है इसको तो मैं यहीं छोड़ रहा हूं, अल्फा के वी के को, तो बाकी सारी टर्म्स उस तरफ लेके जा रहा हूं, उस तरफ जाएगा तो एल माइनस का अल्फा 1 वी 1 जाएगा, फिर माइनस का क्या जाएगा अल्फा 2 वी 2, और फिर माइनस का जाएगा अल्फा 3 वी 3, और फिर माइनस ऐसे डॉट डॉट करके चलता जाएगा, कहां तक जाएगा माइनस का अल्फा k माइनस 1 और v k माइनस 1 तक जाएगा। और ये बस में इस तरीके से। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर इसको ले जा रहा हूं डिवाइड के अंदर v k को, सॉरी अल्फा k को, तो v k इज इक्वल टू देखा ध्यान से अल्फा किधर जाएगा तो माइनस का कितना अल्फा 1 अपॉन अल्फा k और v1, फिर उसके बाद में माइनस अल्फा 2 अपॉन में कितना अल्फा k और v2, और इसी तरीके से माइनस पे डॉट डॉट करके चलता जाएगा ये वाला माइनस का अल्फा k माइनस 1 अपॉन अल्फा k और v k माइनस 1। मतलब आप लोग देखोगे आप लोगों को सिद्ध क्या करना था, यदि किसी सदिश समष्टि vf के अशून्य सदिशों का समुच्चय v1 v2 डॉट 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 क्या है vn एक घात आश्रित होगा, पहले ही मैंने इसको एक घात आश्रित मान लिया था, आपको फिर इसके अंदर प्रूफ क्या करना था, जब कोई vk अपने पूर्ववर्ती सदिशों का एक घात संचय, ये देखो vk अपने पूर्ववर्ती सदिशों, इसका पूर्ववर्ती सदिश यही तो होगा k माइनस 1 k माइनस 1, इन सब का क्या है एक घातय संचय, मतलब एक घातय संचय मतलब सबका क्या रहेगा योग, वही तो चल रहा है यहाँ पर, और यही सिद्ध करना था जो कि सिद्ध करना है। ठीक है, ये आप लोगों का प्रूफ हो गया, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं अपन, विलोमतः है कन्वर्सली। तो विलोमतः के लिए मैं ये चीज मान के चलूंगा, क्या चीज, माना v के अपने पूर्ववर्ती संचयों का एक घातः संचय है। ठीक है, v के अपने पूर्ववर्ती संचयों का एक घात संचय है, अर्थात दैट इज आप लोग लिख सकते हो v के बराबर कितना अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 और प्लस डॉट 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 जाएगा अल्फा k माइनस 1 और v k माइनस 1। इस तरीके से इसको मैंने अज्यूम किया है अल्फा k माइनस 1 और v k माइनस 1, जहां आप लोग लिख देना यहाँ पर क्या अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा डॉट 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 अल्फा k माइनस 1 बिलोंग्स टू क्या है f, ये सारे के सारे किसमें बिलोंग कर रहे हैं f के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये v k मान लिया मैंने अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर एक काम कर रहा हूं यहाँ पे, इस बार आपको ये ऊपर वाला प्रूफ करना ध्यान रखना है कि ये एक घात स्वतंत्र है, मतलब एक घात आश्रित होगा जो समुच्चय। इस v k को उस तरफ लेके जाता हूं, ये लिखा हुआ अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 फिर प्लस डॉट 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 क्या लिखा हुआ प्लस का अल्फा k माइनस 1 और v k माइनस 1, ये v k उधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, माइनस का v k। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं क्या चीज, माइनस का इस प्लस तो एज इट इज है माइनस का 1 और v k और इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अरे बस आप लोग देख रहे हो ये अल्फा 1 है ये अल्फा 2 है, डॉट 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 की अल्फा k माइनस 1 है, यहां पर जो v k है तो इधर अल्फा k आना चाहिए था, अल्फा k की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 1। आप लोग लिख दो जहां अल्फा k इज इक्वल टू कितना है माइनस 1 है, इट मींस दैट सो अल्फा k जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है यहां पर 0 है। लेकिन आप लोगों को ये तो ओनली v1 से लेकर कहां तक की बात हो रही है, vk तक की बात हो रही है, क्या vk तक की बात हो रही है। आप लोगों को कहां तक का प्रूफ करना है, vn तक का प्रूफ करना है, एक घात है आश्रित। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर देखना ध्यान से, इस तरफ करो, ये जो लिखा हुआ है अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 फिर प्लस डॉट 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 प्लस का अल्फा k माइनस 1 vk माइनस 1 और फिर लिखा हुआ प्लस का माइनस 1 और फिर क्या लिखा हुआ vk, इससे भी आगे लिख रहा हूं मैं इस बार, प्लस का कितना अल्फा k प्लस 1 जाएगा और vk प्लस 1 जाएगा, और इसी तरीके से प्लस के अंदर डॉट डॉट करके कहां तक जाएगा अल्फा k माइनस 1 और सॉरी n माइनस 1 v n माइनस 1 तक जाएगा, और फिर प्लस अल्फा n और vn ऐसे आएगा पूरा कंप्लीटली। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना रहेगा 0।
जहां आप लोग देख रहे हो, जहां यहां से आप लोग चेक करना है, यहां से अल्फा के प्लस 1 कोमा अल्फा, यहां लिख दो कोमा डॉट डॉट ले जाओ, जैसे अल्फा n माइनस 1 कोमा अल्फा n, ये सारे के सारे कितने हैं, 0 है। क्लियर है? लेकिन बट ये वाला टर्म तो इसके अंदर भी आ रही है क्या, एक टर्म तो, एक तो जो आपके पास में अल्फा के आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है क्या, और जो कि अल्फा के इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। अतः एक अल्फा के शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। और एक भी अगर शून्य नहीं है, अगर एक भी 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक घात है आश्रित। तो अतः v1 v2 डॉट 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 vn क्या होगा, एक घात है आश्रित होगा, एक घात है आश्रित होगा, लीनियर डिपेंडेंस होगा, आश्रित होगा। अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कंप्लीट करो इसको। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 50 है, सदिशों के एक घातीय स्वतंत्र समुच्चय का प्रत्येक अरिक्त उप समुच्चय भी एक घातीय स्वतंत्र होता है। ठीक है, सदिशों का एक घातीय स्वतंत्र समुच्चय, तो पहले अपन वो बनाते हैं। मैंने लिखा माना एस कोई सदिशों का, कोई सदिशों, या लिख देना सदिशों लिख दिया v1 v2 डॉट 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 vn का एक घातीय स्वतंत्र समुच्चय है, एक घातीय स्वतंत्र समुच्चय, लीनियर इंडिपेंडेंस सेट, एक घातीय स्वतंत्र समुच्चय। तब f के अदिश अवयव अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा डॉट 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 अल्फा n इस प्रकार विद्यमान होंगे कि, इस प्रकार प्रेजेंट होंगे, विद्यमान होंगे कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 और प्लस डॉट 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 क्या जाएगा, अल्फा n vn इज इक्वल टू 0, जहां अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर डॉट 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 कहां तक, अल्फा n, सारे के सारे क्या रहेंगे, 0 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि एक घात है क्या, ये स्वतंत्र है। हरी बात है। अब आगे मानता हूं मैं, माना S का कोई अरिक्त उप समुच्चय, अरिक्त उप समुच्चय इस प्रकार है कि S1 बराबर, मैंने लिख दिया v1 कोमा v2 कोमा डॉट 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 क्या है, vm है। अतः अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा अल्फा n बिलोंग्स टू f, इस प्रकार प्रेजेंट होंगे, विद्यमान होंगे कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 फिर प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा, प्लस का अल्फा m vm इज इक्वल टू कितना है, 0, जहां जो आपके पास में m है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू n है। ठीक है, इस तरीके से। अब इधर देखना ध्यान से, 1 से तो बड़ा है, मतलब इस वाले से तो बड़ा रहेगा, ये वाला m इक्वल भी हो सकता है, कोई बात नहीं, और n से क्या है, छोटा है, या तो n की इक्वल या फिर n से क्या है, छोटा। तो मतलब ये m जो है ये इस वाले के बीच में से निकला कहीं ना कहीं से, भाई इस n से तो छोटा है, n से तो बाहर जा नहीं सकता है, और 1 के भी बराबर है या फिर 1 से बड़ा ही है, तो 1 के भी इस तरफ तो जा नहीं सकता है, मतलब अंदर के अंदर ही है। अरे बस क्योंकि उपसमुच्चय तो है और ये अंदर ही है, मतलब अल्फा 1 से लेकर अल्फा 2 से लेकर अल्फा n तक सारे के सारे 0 है, तो अल्फा m भी तो बीच में आएगा कहीं ना कहीं। अरे के बस मतलब जो अल्फा m आएगा वो भी तो कहीं ना कहीं बीच में ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, अतः अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर डॉट 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 बराबर अल्फा m, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, 0,
और ये अगर जीरो हो गए तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से एक घात है स्वतंत्र। यहाँ S1 लिखा है तो अतः आप लोग क्या लिखोगे, अतः हम कह सकते हैं कि नाउ वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि S1 भी एक घात स्वतंत्र है, एक घात स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंस है। तो इस तरीके से आप लोग लास्ट के अंदर क्या लिखोगे, अतः सदिशों के एक घात स्वतंत्र समुच्चय का प्रत्येक एरिक उपसमुच्चय भी एक घात स्वतंत्र होता है, हेंस प्रूव्ड। छोटी सी थ्योरम थी। थ्योरम नंबर 19 है, यदि VF एक सदिश समष्टि है, VF क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, तथा S बराबर V1 V2 डॉट 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 Vn परिमित शून्येतर सदिशों का एक उपसमुच्चय है। परिमित शून्येतर सदिशों का क्या है, एक उपसमुच्चय है, ठीक है जी। तो S एक घात परतंत्र होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ वाला केस आ गया वापस से, तो मतलब दोनों तरफ से प्रूव करना है इसको। S के कुछ अवयवों को शेष बचे अवयवों के एक घात संचय में व्यक्त किया जा सके। तो पहले तो हम लोग इसको मान लेंगे, इसको सिद्ध करेंगे, फिर इसको मान के इसको सिद्ध कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले इसका प्रूफ कैसे बनाएंगे। तो प्रूफ के लिए मैं लिखता हूं यहां पर, माना S बराबर जो लिखा हुआ क्या, V1 कोमा V2 फिर कोमा डॉट 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 कहां तक Vn, ठीक है। एक घात है, एक घात है परतंत्र समुच्चय है, ठीक है। S बराबर V1 V2 डॉट 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 Vn एक घात परतंत्र समुच्चय है, क्लियर है। इसको मैंने इस तरीके से अज्यूम कर लिया, ठीक है। इससे आगे देखते हैं, एक घात परतंत्र मैंने मान लिया इसको एक समुच्चय, S बराबर V1 V2 डॉट डॉट Vn एक घात परतंत्र समुच्चय, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, क्या हम लोगों को प्रूव करना है कि S के कुछ अवयवों को शेष बचे अवयवों के साथ, मतलब S के कुछ अवयवों को, सम एलिमेंट्स ऑफ दी S, अवयवों को शेष बचे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे शेष बचे अवयवों के साथ, अवयवों के एक घात संचय में व्यक्त किया जा सके, एक घात संचय में व्यक्त किया जा सके या किया जा सकता है, ये आपको अब सिद्ध करना है। अब देखना ध्यान से ना, ये एक घात परतंत्र समुच्चय, परतंत्र मतलब मींस स्वतंत्र नहीं है, आश्रित है ये, ठीक है। तो मैं एकदम चूंकि S बराबर जो लिखा हुआ V1 V2 डॉट 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 क्या है Vn एक परतंत्र समुच्चय मतलब डिपेंडेंट है, परतंत्र समुच्चय है। तो अगर ये आश्रित है तब α1 α2 डॉट 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 αn बिलोंग्स टू F इस प्रकार होंगे कि, इस प्रकार विद्यमान होंगे कि, कैसे विद्यमान होंगे कि α1 V1 फिर प्लस α2 V2 और प्लस डॉट 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 कहां तक αn Vn, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं समेसन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक αi Vi, क्लियर है। मैं लिख दे αi Vi, जहां समस्त αi जो है, समस्त αi को शून्य के इक्वल नहीं है, ध्यान रखना सारे के सारे अल्फा शून्य के इक्वल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, आश्रित है, ठीक है, डिपेंडेंट है। तो आगे स्टार्ट करते हैं अपन इससे। तो अगर ये आश्रित है तो मैंने माना इसके अंदर एक अवयव मान लिया अल्फा के, वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कोई अवयव क्या मान लिया अल्फा के जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अतः मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, जो लिखा हुआ समेशन, क्या लिखा हुआ i इज इक्वल टू 1 अल्फा i vi, एक से अल्फा i vi या फिर अल्फा के vi के, इसको यहां पे लिख रहा हूं अल्फा i और vi लिखना है क्या, एक सेकंड, अल्फा i और vi, इसको vi के इक्वल अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अल्फा i vi, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जाएगा, इज इक्वल टू समेशन। अब इसको किसके इक्वल लिखोगे, देखना ध्यान से, i इज इक्वल टू 1 तो है,
लेकिन जो i है ना इज नॉट इक्वल टू क्या है यहाँ पर k। इसी तरीके से आएगा कि जो i जो है वो k के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि i अगर k के इक्वल हो जाएगा तो फिर तो ये तो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे ना। इस वजह से बताओ i जो है वो k के इक्वल नहीं है। बाकी सारा i इक्वल टू 1 से लेकर n तक तो है, लेकिन i जो है वो k के इक्वल नहीं है। तो आप लोग क्या लिखेंगे तो अल्फा i vi और प्लस कितना अल्फा k vk इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 0, ऐसे लिखिए इसको। अरे बात समझ, इस तरीके से इसको लिखा है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अल्फा के वी को तो यहीं छोड़ रहा हूं, अल्फा के और वी को तो छोड़ दिया यहीं पे, इसको उस तरफ लेके जा रहा हूं। ये रहेगा माइनस का समेशन i बराबर 1 और जो i है वो नॉट इक्वल टू क्या है यहाँ पर k है और होल पावर कितनी है n है। फिर लिख रहा हूं कितना अल्फा i और vi। आ रही है बात समझ में। और ये जो अल्फा के इसको मैं डाउन साइड लेके जा रहा हूं, vk इज इक्वल टू कितना समेशन माइनस का समेशन i इज इक्वल टू 1 वेयर i इज नॉट इक्वल टू क्या है k टू n। अल्फा i अपॉन में लिख दिया मैंने अल्फा k और साथ में क्या है vi लिखा हुआ है। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो vk है ये एक बचा हुआ अवयव है, मतलब यहां से v1 से लेकर और vn तक कोई एक अवयव बच गया। कौन बच गया vk, ठीक है। तो s के कुछ अवयवों को शेष बचे अवयवों के s के कुछ अवयवों को, मेरे फिलहाल एक अवयव को, एक अवयव था s का, कौन है vk, इसको शेष बचे हुए जितने भी अवयव हैं, जितने भी शेष बचे हुए क्या है अवयव है, उसके एक घातीय संचय में व्यक्त कर दिया मैंने। क्योंकि आप लोग इसको सम करोगे तो एक घातीय संचय मतलब जुड़ता जाएगा, धीरे 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 आगे तक चलता जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको उसके एक घातीय संचय के अंदर व्यक्त किया है। आ रही है बात समझ में। इससे आगे चलते हैं, इसको नोट करो, फिर इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे। अब बात करते हैं इसके कन्वर्स की, विलोमतः। कन्वर्स के अंदर हम लोग इस बार मान के चलेंगे, माना क्या मान के चलेंगे कि s के कुछ अवयवों को, माना ये डाउन साइड वाला मान के चलेंगे इस बार, s के कुछ अवयवों को, कुछ अवयवों को शेष बचे अवयवों के एक घात संचय में, मतलब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ये चीज इस बार अज्यूम करके चल रहा हूं मैं, ये माना है मैंने ना सकता है। तो इस बार इसका सिद्ध करना होगा उल्टा। तो सिद्ध क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि s एक घातीय परतंत्र होगा। s जो होगा वो क्या होगा, एक घातीय परतंत्र होगा, ठीक है। ये प्रूफ करना आपको इस बार। तो इस बार वही चीज अज्यूम करके चलेंगे। नाउ माना कोई अवयव, लेट एनी एलिमेंट, माना कोई अवयव, वो मैंने मान लिया vi, vj मान लो, vi तो चलिए, vj बिलोंग्स टू s, ठीक है। vj कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि s में बिलोंग कर रहा है, vj बिलोंग्स टू s, जिसको शेष s के अवयवों के एक घातीय संचय में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। एस के अवयवों के एक घातीय संचय में इसको व्यक्त किया जा सकता है। तब मैं लिख देता हूं यहां पर कि बीटा जे या फिर बीटा 1 लिख दूं, बीटा 1 कोमा बीटा 2 कोमा डॉट 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 बीटा एन, ये बिलोंग करेंगे इसमें एफ के अंदर, ठीक है। उससे थोड़ा अलग दिखाने के लिए इस तरीके से मान लिया मैंने इसको। तब आप लोग क्या लिख सकते हो, वीजे बराबर, इसको कर सकते हो एक घातीय संचय के अंदर, तो क्या लिखोगे बीटा 1 v1 फिर प्लस बीटा 2 v2 फिर प्लस बीटा 3 v3, ऐसे चलता जाएगा। और आगे आएगा बीटा j माइनस 1 vj माइनस 1 फिर प्लस बीटा j प्लस 1 और vj प्लस 1, क्योंकि ये तो आएगा नहीं ना अभी तक vj, बीटा j माइनस 1 के डायरेक्ट बीटा j प्लस 1 आ जाएगा, vj तो इधर पड़ा, ठीक है। और इसके आगे चलते जाएंगे तो एक बार आएगा बीटा n माइनस 1 vn माइनस 1 और फिर प्लस क्या आ जाएगा बीटा n और vn।
इस तरीके से ये एलिमेंट मैंने अज्यूम कर लिया। इससे आगे चलते हैं अपन, ठीक है, इससे आगे इधर कर रहा हूँ इस वाले बॉक्स के अंदर। अब इस वीजे को उस तरफ भेज रहा हूँ मैं, तो मैं लिख रहा हूँ β1 v1 फिर प्लस β2 v2 फिर प्लस डॉट 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 प्लस बीटा j माइनस वन vj माइनस वन। इस vj को जब इस तरफ भेजूंगा तो ये जाएगा बेटा -1 और vj, ऐसे क्या बनेगा -1 और vj, और फिर प्लस जो चल रहा है चलने तो बीटा j प्लस 1 और vj प्लस 1 और प्लस डॉट डॉट डॉट। आप लोग देखते जाओगे बीटा n vn तक ले गए, इसी कुछ तो कितना हो गया 0। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे कि β1 को बराबर β2 बराबर डॉट 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 कहां तक βn, ये वाले पूरे 0 हो जाएंगे, जिसमें जहां जो बीटा के होगा वो इज इक्वल टू कितना होगा -1। अरे ये बात समझ में, मतलब बीटा के जो है वो नॉट इक्वल टू क्या रहेगा 0, बीटा के नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अगर एक भी नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या रहेगा, ये एक घात है आश्रित। तो आप लोग लास्ट के अंदर लिख देना अतः s एक घात है परतंत्र होगा, मतलब आश्रित होगा, परतंत्र होगा, डिपेंडेंस होगा, लीनियर डिपेंडेंस। ठीक है, ये कंप्लीट आपकी थ्योरम नंबर 90। इसको थोड़ा सा यहां से करेक्ट कर लेना, ये बीटा के नहीं है, यहाँ पर बीटा जे है। ठीक है, बीटा जे की वैल्यू आपके पास -1 है, तो बीटा जे इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज के तो मैंने यहाँ पर कुछ भी एज्यूम नहीं किया है, के तो यहाँ पर कोई अवयव ही नहीं लिया मैंने, यहाँ पर बीटा जे लिया था। तो इसको थोड़ा करेक्ट करना, बीटा जे इज टू -1 और बीटा जे इज नॉट इक्वल टू 0 था। ए एस एक तो परतंत्र होगा। इसके बाद में लास्ट में आप लोगों को कंप्लीट लिख के आनी होती थ्योरम ही पूरी। एग्जाम का करने का तरीका है ये, एग्जाम के अंदर कंप्लीट थ्योरम आपको लास्ट के अंदर स्टेटमेंट के रूप में लिख के आनी, लास्ट में हेंस रूप में लिख के आना है। अच्छा, आप लोगों को पेज भी तो भरेंगे, ठीक है, कॉलेज है, करो इसको नोट। देखिए एग्जांपल नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि v3r के निम्न सदिश एक घात स्वतंत्र है। v1 = 110, v2 = 111, v3 = 213। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। माना कोई तीन अदिश v3r की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, तीन अदिश। तो मैं मानता हूं α1, α2, α3 बिलोंग्स टू r। इस प्रकार विद्यमान है कि α1 v1 फिर प्लस α2 v2 फिर प्लस α3 v3 इज इक्वल टू कितना है 0 है। क्लियर है, इस तरीके से मैंने इनको मान लिया। फिर α1 v1 की वैल्यू कितनी है 110, फिर प्लस α2 v2 की वैल्यू कितनी है बेटा 111, और फिर प्लस लिखा हुआ बेटा α3, यहाँ पर लिखा हुआ है v3 की वैल्यू कितनी है 2,1,3 इज इक्वल टू कितना है 0। इनको एक घात तो स्वतंत्र प्रूफ करना है, तो देखो कैसे करेंगे। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपन अंदर, तो ये जाएगा α1, 0, फिर प्लस ये जाएगा कितना α2, α2, फिर प्लस ये जाएगा अंदर 2α3, α3 इज इक्वल टू कितना है 0 है। ठीक है, इसको आप लोग जैसे 0 0 0 3 सदिश मान के चल सकते हो, 0 0 0, मतलब एक तरीके से x y z की वैल्यूज मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसको अंदर प्लस करेंगे तो कितना जाएगा α1 प्लस α2 प्लस 2α3, फिर कोमा, देन α1 प्लस α2 प्लस α3, फिर प्लस, तो फिर कोमा, 0 प्लस α2 प्लस 3α3 और इसी क्वेश्चन कितना लिखा हुआ 0,0,0। अब इनका कंपैरिजन करो, बाय कंपैरिजन, तुलना करने पर, बाय कंपैरिजन। तो जैसे इनका कंपैरिजन करेंगे तो आप लोग देख रहे हो α1 प्लस α2 प्लस 2α3 ये आ रहा है इज इक्वल टू कितना 0 के इक्वल। इक्वेशन नंबर दे दी इसको क्या फर्स्ट। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा α1 प्लस α2 प्लस α3 ये भी इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0। इक्वेशन नंबर दे दो इसको सेकंड। एंड इसके बाद में आप लोग देखोगे कि α2 प्लस 3α3 इज इक्वल टू आ रहा है कितना 0। इक्वेशन नंबर दे दो इसको क्या 3। क्लियर है। अब आप लोग यहां पर देखोगे इनको सॉल्व करो, देखिए इक्वेशंस को। जैसे मैं बात करता हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड उठाई α1 प्लस α2 फिर प्लस 2α3 इज इक्वल टू लिखा बेटा 0,
देन आफ्टर दैट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू कितना है 0। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एलिमिनेशन लगा रहा हूं, ये गया 2 अल्फा 3 माइनस अल्फा 3 कितना आ जाएगा, अल्फा 3 इज इक्वल टू कितना आया 0। अब अल्फा 3 अगर 0 आया तो बाय इक्वेशन 3 में चेक करूंगा तो यहां पर अल्फा 2 इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 0, और अल्फा 2 अगर 0 है, अल्फा 3 भी 0 है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड किसी से भी कर लो, अल्फा 1 बराबर भी कितना आ गया 0। सो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 3, ये तीनों ही क्या आ रहे हैं 0। अगर तीनों ही 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एक घात स्वतंत्र है। तो आप लोग लिखोगे अतः V3R एक घात स्वतंत्र है, मतलब इंडिपेंडेंस है, एक घाततः स्वतंत्र है। ये कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा आगे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 5 है। सिद्ध कीजिए कि V3C के चार सदिश, V3C के चार सदिश है V1, V2, V3 और V4 एक घातक परतंत्र समुच्चय बनाते हैं। एक घातक परतंत्र समुच्चय मींस आश्रित होना चाहिए, किंतु इनमें से किन्हीं तीन के समुच्चय एक घातक स्वतंत्र होते हैं। इनमें से किसी तीन को चूज करूंगा तो वो एक घातक स्वतंत्र होनी चाहिए। क्लियर है? ऐसे मैं इनके कॉम्बिनेशन बनाता हूं। पहले तो मैं बात करता हूं एक घातक परतंत्र की, इतने में बात करते बनाते हैं तक, ठीक है। एक घातक परतंत्र की बात करते हैं तो सॉल्यूशन देखते हैं। परतंत्र मतलब डिपेंडेंसी वाली सॉल्यूशन। मैं लिखता हूं माना अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा अल्फा 3 कोमा अल्फा 4 बिलोंग्स टू, यहां पर इसको बिलोंग करवा देते हैं किसमें, सी में। इस प्रकार है कि सी इस प्रकार है कि कैसे है, देखो अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 फिर प्लस अल्फा 3 V3 प्लस अल्फा 4 V4 इज इक्वल टू कितना है 0। क्लियर है? अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा 3 V3 प्लस अल्फा 4 V4 इज इक्वल टू कितना है 0। आपको एक बार सिद्ध करना है इसके अंदर कि ये एक घातक परतंत्र है, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो V1 की वैल्यू रखूं अल्फा 1, V1 कितना है 1 0 और 0 प्लस अल्फा 2 V2 कितना है 0, 1, 0 फिर प्लस अल्फा 3 V3 कितना है 0, 0, 1 और फिर प्लस अल्फा 4 V4 कितना बेटा 1, 1, 1 और ये 0 की जगह लिख दूंगा 0, 0 और 0 ऐसे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं जैसे ही, तो अल्फा 1, 0, 0 जाएगा, फिर प्लस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, अल्फा 2, 0 फिर प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0, अल्फा 3 फिर प्लस अल्फा 4, अल्फा 4, अल्फा 4 और इज इक्वल टू यहां पर भी रहेगा बेटा 0, 0, ठीक है। अब मैं इनको ऐड करके लिखते हैं तो अल्फा 1 प्लस 0 प्लस अल्फा 4 लिख रहा हूं, ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 4, एक तो ये होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 4, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर ये 0 अल्फा 2 आ जाएगा इसके अंदर, अल्फा 2 प्लस 0 नहीं आएगा, अल्फा 4 आ जाएगा, अल्फा 2 प्लस कितना आ जाएगा अल्फा 4 फिर कोमा, ये 0 ओनली आएगा अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 और इज इक्वल टू कितना है 0, 0, x y और z। क्लियर है? तो इनको कंपेयर करते हैं बाय कंपैरिजन, बाय तुलना, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं इसका, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 4 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर दे दी मैंने फर्स्ट। फिर लिखा बेटा मेरे पास में अल्फा 2 प्लस अल्फा 4 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। उसके बाद में है अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0, इक्वेशन नंबर क्या आ गई 3 आ गई। अब इनको सॉल्व करते हैं पर इक्वेशंस को, ठीक है बेटा। सो मैं स्टार्ट करता हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड से स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट और सेकंड को उठाई मैंने अल्फा 1 प्लस अल्फा 4 इज इक्वल्स टू 0, देन फिर मेरे पास में लिखा बेटा अल्फा 2 प्लस अल्फा 4 इज इक्वल्स टू कितना 0। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो ये आएगा आपके पास में अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 0, तो अल्फा 1 बराबर में कितना आ जाएगा अल्फा 2। अल्फा 1 और अल्फा 2 तो आ गए किसके इक्वल, आपस में एक दूसरे के। क्लियर है? अल्फा 1 और अल्फा 2 आपस में एक दूसरे के इक्वल आए। आगे चलते हैं, अब इसको उठा लो आप लोग, यहां से मैं उठा सकता हूं बाय सेकंड एंड थर्ड, बाय इक्वेशन 2 एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड को उठाऊंगा, सेकंड में लिखा हुआ है अल्फा 2 प्लस अल्फा 4 इज इक्वल टू 0 और थर्ड में लिखा हुआ है अल्फा 3 प्लस अल्फा 4
इज इक्वल टू 0। ये प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, ये अल्फा 4 से अल्फा 4 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या पास बचेगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0, मतलब अल्फा 2 बराबर में भी कितना आ गया, अल्फा 3 आ गया। ठीक है बेटा, इतना कंप्लीट हुआ। तो अब मैं बात करता हूँ सीधा ऐसे कर सकते थे ना, कैसे अल्फा 1 अल्फा 4 को उधर ले जाते और माइनस कर देगा बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 3 बराबर अल्फा माइनस। हाँ वो वही बात। तो अब एक बार इक्वेशन नंबर 3 जो लिखी हुई है ना, इसके अंदर आप लोग डायरेक्ट इसको इधर ले जाओ बाय 3, बाय इक्वेशन 3 आप लोग देख रहे हो यहाँ पर। तो आपके पास में आ रहा है बेटा अल्फा 3 इज इक्वल टू कितना, माइनस अल्फा 4। अब ये सारे एक दूसरे के इक्वल है, अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 आप लोग देख रहे हो यहाँ पर। अतः अल्फा 1 बराबर आ रहा है अल्फा 2 बराबर आ रहा है अल्फा 3, और ये बराबर आ रहा है माइनस के अल्फा 4 के। ठीक है, तो अल्फा 1, तो अतः मैं कह सकता हूं अतः कि अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 3, ये तो हो रहा तीनों जीरो के इक्वल। लेकिन जो अल्फा 4 है, ठीक है, ये इस तरीके से जीरो के इक्वल नहीं होगा। अल्फा 4 इज इक्वल टू कितना, ये माइनस का आ रहा है अल्फा 4 आपके पास में, तो आप लोग यहाँ पर अल्फा 4 को माइनस की जगह यहाँ पर रख सकते हो, तो इस जगह पर क्लियर है। क्या रखोगे इसकी जगह, -1 रख सकते हो आप लोग अल्फा 4 की जगह। तो जैसे आप लोग -1 रखोगे तो अल्फा 4 इज नॉट इक्वल टू आप लोग रख देना यहाँ पर क्या, जीरो के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एक परतंत्र हो जाएगा। अतः V3C यहां पर क्या होगा, एक घात परतंत्र होगा, एक घात परतंत्र होगा। चलिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं, या फिर आप लोग इसको थोड़ा ठीक से भी लिख सकते हो, V3C एक घात परतंत्र। इसके पहले आप लोग ये चाहो तो सारे की वैल्यूज रख दो इसके अंदर। जो आपके पास में ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर इसको देखो फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में सारी अल्फाज की वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सबको एक बार आप लोग 1 के इक्वल मान लो। क्लियर है, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को 1 के इक्वल मान लो आप लोग चाहे। ठीक है, और अल्फा 4 को आप लोग -1 के इक्वल मान लो ऐसे, और वहां पर वैल्यूज पुट करो। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये तो सारे सेम रहेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 ये तो ऐसे ही रहेंगे, और माइनस का कितना आ जाएगा, V4 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो अगर ये वाला चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा एक घात परतंत्र होगा, डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो। अतः ये एक घात परतंत्र होगा। क्या होगा यहाँ पर, आई अल्फा 4 इज इक्वल टू -1। इससे आगे आप ये बोल रहा है किंतु इनमें से किन्हीं तीन के समुच्चय एक घात तो स्वतंत्र होते हैं। अब आप लोग इनमें से किसी को तीन को लेके चलो, या तो V1 V2 V3 को ले सकते हैं, ठीक है, V2 V3 V4 को ले सकते हैं, लेकिन जो बुक में दे रखा है उसी तरीके से लेके चल रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हम लोग, डायरेक्टली V1 V2 और V4 लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बिलोंग्स टू क्या मान लिया मैंने, C ये मान लिया मैंने। तो इधर लिखता हूँ कितना, अल्फा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गामा V4 इज इक्वल टू कितना, 0। ये चीज में लेके चलूँ, ठीक है बेटा। सो अल्फा V1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1,0,0 प्लस बीटा V2 कितना है 0,1,0 फिर प्लस गामा, और V4 रख दो कितना 1,1,1 इज इक्वल टू कितना लिख रहा है 0। इसको सोल्व करते हैं, अंदर अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा 0,0 फिर प्लस अंदर मल्टीप्लाई करें तो 0, बीटा 0, फिर अंदर मल्टीप्लाई करें तो गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सदिश एक तरीके से 0 0 0 चलते हैं। आप लोग बाय कंपैरिजन कंपेयर करोगे, तुलना करोगे इनकी बाय कंपैरिजन, तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कि अल्फा, सॉरी अभी कंपेयर मत करो, पहले इनको ऐड करो। ठीक है, पहले इनको ऐड कर लो, ऐड करेंगे अल्फा प्लस 0 आएगा, फिर प्लस ओनली गामा आ जाएगा, फिर कोमा। इसी तरीके से आप लोग देखोगे तो 0 प्लस बीटा को लिखो मत, बीटा प्लस गामा आ जाएगा, और उसके बाद में आपके पास में ओनली गामा आएगा, और फिर इसी इक्वल टू कितना रहेगा 0। अब कंपेयर कर लो बाय कंपैरिजन, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड, और इसी तरीके से गामा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 0 है। अब एक गामा की वैल्यू 3 आ रही है यहाँ पे, तो जैसे आप लोग गामा की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे तो अल्फा बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और गामा की वैल्यू इसी तरीके से आप लोग सेकंड में रखोगे तो बीटा बराबर में कितना आ जाएगा 0। सो वी कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल। अतः ये क्या होंगे, तीनों स्वयं एक घात तो स्वतंत्र होंगे। अतः कौन से V1, V2, V4 एक घात है स्वतंत्र होंगे।
एक घात स्वतंत्र होंगे। ये कंप्लीट आप लोगों को, ठीक है। इससे आगे चलते हैं अपन, यहाँ लिखा हुआ आधार तथा विमा। आधार तथा विमा नया टॉपिक है, बेसिस एंड डायमेंशंस, ठीक है। तो पहला पॉइंट है उसके अंदर सदिश समष्टि का आधार, बेसिस ऑफ वेक्टर एंड स्पेस। सदिश समष्टि का आधार क्या होता है? माना कि S जो है सदिश समष्टि VF का उपसमुच्चय है। S क्या है? सदिश समष्टि VF का एक उपसमुच्चय है। तब यदि S के सभी अवयव एक घात स्वतंत्र हो, मतलब आधार सदिश समष्टि का आधार होने के लिए दो केसेस आप लोगों के मेन है। S के सभी अवयव क्या होने चाहिए? एक घात स्वतंत्र होने चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। सेकंड नंबर, S VF का जनक अर्थात V बराबर में क्या हो? LS हो। V बराबर LS यानी इसके मतलब ये जो V के सारे अवयव है उनको क्या है, किसके अंदर? एक घात संचयों के अंदर व्यक्त कर सके। LS वही तो थी, एक घात किस तरह थी, ठीक है। मतलब संचयों के अंदर हम लोग व्यक्त करते थे समेशन के अंदर, देखा होगा कल वो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने उसके अंदर। तो V बराबर में क्या लिखा हुआ है? LS। तो S सदिश समष्टि VF का आधार कहलाता है। S क्या कहलाता है? सदिश समष्टि VF का आधार कहलाता है। अरे वसन में मतलब ये दो केसेस फॉलो होनी चाहिए। एक तो S के सभी अवयव क्या हो? एक घात स्वतंत्र हो, उसके बाद में सारे अवयवों को एक घात संचय के अंदर व्यक्त किया जा सके, तो कहलाएंगे उसको सदिश समष्टि का आधार। इसी तरीके से आ रही है सदिश समष्टि की विमा। किसी सदिश समष्टि VF के आधार में अवयवों की संख्या, किसी सदिश समष्टि को पहले तो सदिश समष्टि की विमा देखने के लिए उसका आधार होना जरूरी है, फिर उसके आधार में जितने अवयवों की संख्या होगी n, ठीक है, जितने भी अवयव होंगे उसके अंदर सदिश समष्टि की क्या कहलाती है? VF की विमा कहलाती है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सदिश समष्टि की विमा यानी डायमेंशन, ठीक है। जिससे विमा इससे व्यक्त करते हैं डायमेंशन ऑफ V बराबर में कितना? n, कि जितने भी अवयव होंगे उसके सारे के सारे जो भी संख्या होती है उसको हम लोग बोलेंगे सदिश समष्टि की विमा से निरूपित करते हैं। डायमेंशन V बराबर में कितना? स्मॉल है। अब इसके ऊपर हम लोग थ्योरम करते हैं, करो। ठीक है, देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, यदि Vn F के अवयव को EI से सूचित करें, जो VNF है इसके अवयव को EI से सूचित किया जाए, जिसमें I वे स्थान पर कितना है? 1 है। I वे स्थान पर कितना है? 1 है, तथा अन्यथा सर्वत्र स्थान पर 0 और बाकी जितने भी स्थान बच गए सब पे क्या होना चाहिए? 0। तब सिद्ध कीजिए VNF का Vn E1 E2 डॉट डॉट En आधार होगी तथा इसकी विमा n है। पहले तो इसको आधार सिद्ध करना है। तो किसी को भी आधार सिद्ध करने से पहले हम लोगों को क्या प्रूफ करना होता है? कि वो एक घात तो स्वतंत्र है, और सेकंड नंबर पे उसकी विमा जो है मतलब n आनी चाहिए, मतलब विमा का n पूछा है वो, मतलब वो एक घात संचय के तो उसको व्यक्त किया जा सके, ठीक है, ये चीज है। तो पहले मैं मानता हूं, माना कोई समुच्चय मान लिया S बराबर, ये लिख दिया E1, E2, डॉट 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 कहां तक? En तक, ये को समुच्चय मान लिया, ठीक है। तब मैं लिख रहा हूं अल्फा I है वो बिलोंग कर रहा है किससे? F से। अल्फा I को बिलोंग करवा दिया किससे? F से। और अल्फा I को बिलोंग करवाया F से, तब मैं लिखूंगा कितना? अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 और फिर प्लस डॉट 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 चलता जाएगा अल्फा n En बराबर में कितना? 0। इसको 0 को भी इस तरीके से लिखा हूं x y z की फॉर्म में 0 0 0 इस तरीके से लिखा है, और अल्फा I बिलोंग्स टू F चल रहा है। अब आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है पहले ही कि अवयव को तो EI से सूचित करें, जिसमें I वे स्थान पर कितना होना चाहिए? 1 है। I वे स्थान पर कितना? 1। अब I वे स्थान पर 1 का मतलब पता क्या हुआ? कि जैसे अभी ये वाला है E1 है, इसके अंदर I वा स्थान क्या है? 1 है। इधर I वा स्थान कितना? 2 है। ऐसे अगला वाला I वा स्थान 3 है, और यहाँ पर I वा स्थान कितना है? n है, ऐसे। और I वे स्थान पर तो कितना है? 1 है, और अन्यथा सर्वत्र स्थान पर क्या है? 0। बाकी सारी जगह पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे अल्फा 1 है, E1 मतलब I वा स्थान है 1, तो पहले स्थान पर ही 1 होगा, बाकी सारे स्थान पर क्या होंगे? 0 होंगे। फिर प्लस जैसे मैंने ले लिया अल्फा 2, तो पहले स्थान पर तो 0, दूसरे स्थान पर कितना होगा? 1, और फिर अगले स्थान पर क्या होंगे? 0। इस तरीके से चलेंगे वाले, ठीक है। और इस तरीके से मैं चलता जाऊंगा आगे तक, फिर प्लस डॉट 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 अल्फा n, और En के अंदर क्या होगा? सारे स्थान पर 0 होंगे, ठीक है, लेकिन कौन से n वें स्थान पे कितना होगा? 1 होगा। n वें स्थान पे कितना? 1, और इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0, 0, 0। अरे बात समझो इस तरीके से। अब मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट 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 कहां तक? अल्फा n तक इसको अलग किया, फिर प्लस के बाद में अल्फा n तक अलग किया है। एक सेकंड, पहले इसको एक बार अंदर मल्टीप्लाई तो करो। इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा अल्फा 1, बाकी सारी जगह 0, 0 रहेगा, फिर प्लस
अल्फा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर पहले स्थान पे 0 फिर अल्फा 2 और फिर कोमा और फिर 0 रहेगा इस तरीके से, और फिर ये चलता जाएगा अल्फा n का भी सेम 0 0 0 और एंड में जाके यहाँ तक अल्फा n तक जाएगा, फिर 0 0 और 0 बचेगा। तो जब मैं इनको प्लस कर लूंगा यहाँ पे अल्फा 1 बचेगा, कोमा अल्फा 2 बचेगा और अल्फा डॉट 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 अल्फा n बचेगा। देखो कैसे था, देखो ध्यान से अल्फा 1 है, इसके साथ में जितने भी अब ऐड होंगे सबके अंदर पहले स्थान पे तो 0 रहेगा, तो अल्फा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अल्फा 1 ही बचेगा। सेम टू सेम अल्फा 2 है और सेकंड नंबर पे सब जगह क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसी तरीके से जो अल्फा n होगा, ठीक है, वहीं पर ही n होगा, बाकी सब पे क्या हो रहेगा, 0 रहेगा। तो इसी इक्वल टू यहाँ पर क्या लेके चल रहा हूं मैं 0 0 तो अब आप लोग देख रहे हो कि अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर डॉट 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 कहां तक अल्फा n तक सारे अल्फाज कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। ठीक है, मैं लेके क्या चला था ये वाली चीज अल्फा 1 e1 अल्फा 2 e2 अल्फा n en, ये तो एक घात संचय है और इसके अंदर अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर डॉट डॉट अल्फा n, अगर ये सारे के सारे 0 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक घात स्वतंत्र। तो आप लोग क्या लिखो, अतः s एक घात स्वतंत्र होगा, अतः s एक घातः स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र होगा। अब इससे आगे चलते हैं अपन, इसकी विमा जो है वो आनी चाहिए कितनी, n, इसकी विमा जो है वो आनी चाहिए आपके पास में n। अब इसके अंदर मान के चलना है, माना v1 v2 डॉट 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 vn, vf का कोई सदिश हो, vf का कोई सदिश हो। देखो VNF के अवयव को EI से सूचित करें, मैंने बोल दिया V1 V2 डॉट 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 VN, ये VF का ही कोई सदिश है, ठीक है, VF का ही अगर कोई सदिश है तब आप लोग इन अवयवों को लिख सकते हो V1 E1 प्लस V2 E2 फिर प्लस डॉट 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 कहां तक VN EN तक बराबर में कितना, 0। इस तरीके से आप लोग इन सारे अवयवों को डिनोट कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो आप लोग, सॉरी इज इक्वल टू 0 मतलब इज इक्वल टू V1 E1 लिखो। तो आपके पास में जो लिखा हुआ है समुच्चय V1 V2 डॉट 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 कहां पर VN, इनको आप लोग लिख सकते हो कितना, V1 E1 फिर प्लस V2 E2 और फिर प्लस और डॉट 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 कहां तक जाएगा, VN EN तक आप लोग इनको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इसको इस तरीके से लिखा है, ये देखना ये एक घात संचय के अंदर व्यक्त हो रहा है क्या, ये s के समुच्चय E1 E2 और ये डॉट 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 n तक एक घात संचय के अंदर व्यक्त हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि VF के कोई सदिश है उनको आप लोगों ने इसके एक घात संचय के अंदर व्यक्त कर दिया, तो जो V होगा एक तरीके से वो हो जाएगा उप समुच्चय ऑफ किसके, LS का, V होगा उप समुच्चय किसका, LS का, V होगा भाई। इसका मतलब ये होगा कि V जो है वो उप समुच्चय होगा किसका, LS का। और हम जानते हैं कि we know that जब हम लोगों ने एकघाती स्थिति की डेफिनेशन पढ़ी थी तब जो LS होता है वो इसका उपसमुच्चय होता है किसका, V का। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये क्या इक्वेशन नंबर सेकंड है, देखो ध्यान से। इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये जो है V1 V2 डॉट डॉट VN VNF का ही कोई सदिश है, मतलब VF का कोई सदिश इसका ही कोई सदिश है, मतलब इसका उपसमुच्चय। तो इसका मतलब V जो है उपसमुच्चय किसका, इस वाले का, LS का, ये जो मान रखा है मैंने इसका उपसमुच्चय। एंड वी नो दैट जब मैंने एकघाती विस्तृति की डेफिनेशन पढ़ी थी तब LS जो है वो उपसमुच्चय होता है किसका, V का। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा आपका, LS बराबर में कितना आ गया, V। और LS बराबर V आ गया मतलब एक तरीके से ये S जनित तो हो गया, S का जनक हो गया, इसको बोलते हैं ना S जनित अवयव एकघाती विस्तृति के अंदर डेफिनेशन पढ़ना। तो LS बराबर V आ गया जिसमें कितने अवयव है, n अवयव है, n अवयव है। और अभी विमा की जब डेफिनेशन पढ़ाई थी तब क्या बताया था मैंने कि इसके आधार में, विमा के आधार के अंदर जितने अवयव होते हैं उसको बोलते हैं आधार की विमा। तो कितने अवयव है, n, तो इसलिए इसकी विमा कितनी हो जाएगी, n। और यही आपसे पूछा था, करो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय S बराबर 1 x स्क्वायर डॉट 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 x रेज़ टू पावर n सभी बहुपदों का सदिश समष्टि PNR का आधार है, ठीक है। और PNR क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है R, ठीक है। सबसे पहले मैं मान के चलूंगा, माना इसके अंदर कोई नंबर्स है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 कहां तक अल्फा
एन तक वो बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। ठीक है, अब लोग इसके अंदर 1 भी है ना, तो अल्फा नोट से मान के चलो, अल्फा नोट कोमा, ठीक है, अल्फा नोट कोमा अल्फा 1 और फिर अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n बिलोंग्स टू, मैंने क्या मान लिया, आर। तब समुच्चय एस आपको क्या दे रखा है, बराबर 1 कोमा एक्स स्क्वायर कोमा डॉट 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 एक्स रेज़ टू पावर n। आप लोगों को आधार बताना है, आधार बताने के लिए सबसे पहले इसको एक घात स्वतंत्र बताना आप लोगों को, लीनियर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो एक घात स्वतंत्र के लिए, एक घात स्वतंत्र होने के लिए क्या लिखूंगा मैं, अल्फा नॉट डॉट 1 फिर प्लस अल्फा 2 डॉट एक्स फिर प्लस अल्फा 3 डॉट एक्स स्क्वायर फिर प्लस डॉट 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 अल्फा n डॉट एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 के। ठीक है, इस तरीके से मैंने इनको मान लिया, अल्फा नॉट प्लस अल्फा 2 डॉट एक्स, इन सबको इज इक्वल टू कितना मान लिया मैंने, 0 के ऊपर मान लिया। ये शून्य बहुपद है इस तरीके से। चलो देखते हैं, तो अल्फा नॉट कोमा अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 और डॉट 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 कहां पर, अल्फा n। अब ये अल्फा नॉट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बिलोंग डॉट अल्फा n की किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है, और रियल नंबर से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो रियल नंबर 0 के अंदर होता है भाई, 0 क्या होता है, रियल नंबर जो होता है एक तरीके से। तो आप लोग अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n को 0 की इक्वल रख सकते हो। यहां पे अल्फा नॉट बराबर अल्फा 1 है, अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है। अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर डॉट 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 कहां तक जाएगा, अल्फा n तक, और ये बराबर क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये इस रिलेटेड है किससे है, ये रियल नंबर से रिलेटेड है, और 0 भी एक रियल नंबर के अंदर ही बिलोंग करता है। तो ये सारे के सारे इज 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, s एक घात स्वतंत्र होगा। s क्या हो जाएगा, एक घात है स्वतंत्र, एक घात स्वतंत्र तो होगा। अब इसको आप लोगों को क्या बताना है, आधार। आधार बताने के लिए एक घात संचयों में व्यक्त कर सकते हैं हम लोग। देखो इधर मैं लिखता हूं इसके अंदर कि यहां PNR के अवयवों कौन से हैं, अल्फा नोट कोमा अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n को s के अवयवों, s के अवयव कौन कौन से, 1 कोमा एक्स स्क्वायर कोमा डॉट 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 एक्स रेज़ टू पावर n के एक घात संचय में व्यक्त किया जा सकता है। एक घात संचय में व्यक्त किया गया है, संचय में व्यक्त किया गया है। जो यहाँ पर जो अवयव लिखे हुए आपके पास में, ठीक है, तो जो कि आपके पास में ये लिखा हुआ है अल्फा 1 एक्स सॉरी अल्फा नॉट डॉट 1 फिर प्लस अल्फा 1 एक्स फिर प्लस अल्फा 2 एक्स स्क्वायर और फिर प्लस डॉट 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 अल्फा n एक्स रेज़ टू पावर n। ठीक है, PNR के अवयवों, s के अवयवों का, s के अवयवों, जो s के अवयव है वो क्या है, a1 x स्क्वायर डॉट 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 x रेज़ टू पावर n का एक घात संचय है, का एक घात संचय। ये एक तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन है। देखो अल्फा नॉट 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस अल्फा 1 x से मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस अल्फा 2 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से। तो ये एक घात संचय के अंदर अगर मैंने इसको व्यक्त कर दिया तो मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, आधार। तो आप लोग लिख सकते हो सभी बहुपदों का सदिश समष्टि PNR का आधार है। अतः आप लोग लिख सकते हो s जो है PNR का आधार है, PNR का आधार है। और अगर ये आधार है तो इसकी विमा कितनी होगी, जिसकी विमा n+1 होगी। विमा पूछी नहीं थी, लिख दी हम लोगों ने। n+1 कैसे होगी, देखो अवयव कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से, फिर x स्क्वायर और डॉट 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 कहां तक जा रहा है, x रेज़ टू पावर n तक। तो n अवयव तो ये है पूरे, और एक और जुड़ रहा है उसके अंदर, एक अवयव एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इसलिए विमा कितनी हो जाएगी, n+1। ठीक है, कंप्लीट एग्जांपल नंबर 2। देखो सिद्ध कीजिए कि समुच्चय S बराबर 1, 2, 1, 2, 1, 0, 1, -1, 2 V3R का आधार है। V3R का आधार होना चाहिए। तो पहले तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन। V3R का आधार सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो S को एक घात स्वतंत्र सिद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको S जनित सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो V3R का आधार आप लोगों को सिद्ध करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले।
स्पष्ट है कि S का प्रत्येक अवयव V3R का अवयव है। तो इसका मतलब है कि S जो है वो सबसेट है इसका V3R का। S का प्रत्येक अवयव V3R का अवयव है, मतलब S जो है वो सबसेट है इसका V3R का। क्योंकि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर सारे के सारे रियल नंबर ही तो ही हैं जितने भी अंदर लिखे हुए हैं, और V3R एक तरीके से सेट है किसका, रियल नंबर का। इस वजह से आप लोगों को ये S जो है सबसेट है किसका, V3R का। सो नाउ मैं अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बिलोंग्स टू R, 3 नंबर ऐसे मान लो, अल्फा बीटा और गामा इनको रियल नंबर में बिलोंग करवा रहा हूँ। अब अल्फा का मल्टीपल करवा रहा हूँ किसके साथ में, 1,2,1 के साथ में, एक तरीके से V1 अल्फा V1 प्लस अल्फा V2 प्लस अल्फा V3, फिर प्लस बीटा इस बार मल्टीपल करवा रहा हूँ 2,1,0 के साथ में, फिर प्लस गामा मल्टीपल करवा रहा हूँ 1 - 1,2 के साथ में, और इज इक्वल टू कितना है, 0। ठीक है, इसको लेके चलते हैं साथ में, ये 0,0,0 आप लोग इसको इस तरीके से भी ले सकते हो। तो अंदर मल्टीप्लाई करते तो अल्फा कोमा कितना होगा, 2 अल्फा, फिर कोमा अल्फा, फिर प्लस ये होगा बेटा 2 बीटा कोमा बीटा, और फिर ये हो जाएगा कोमा 0, फिर प्लस गामा कोमा माइनस गामा कोमा 2 गामा, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0,0,0। ऐड करो, देखो इनको ऐड करूंगा तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा, ये ऐड हो गया। फिर ऐड करेंगे 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, ये भी ऐड हो गया। देन फिर लिखा हुआ अल्फा और 0 को मत करो ऐड, अल्फा प्लस 2 गामा लिख दो, इज इक्वल टू कितना है, 0,0,0। क्लियर है। अब बाय कंपैरिजन इसको तुलना करो, बाय कंपैरिजन इसका कंपैरिजन करेंगे हम लोग, तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो गया 0, इक्वेशन नंबर दे दो इसको क्या, फर्स्ट। उसके बाद में आपके पास में आ रहा है बेटा 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। देन फिर अल्फा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू आ रहा है 0, इक्वेशन नंबर आ गई कितनी, थर्ड। अब यहां से मैं इसको अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज देखता हूं, देखिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2 करें, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड से, तो 1 एंड 2 उठाया मैंने, अल्फा प्लस कितना 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, फिर लिखा बेटा 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू लिखा हुआ 0, तो ये तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, गामा से गामा कैंसिल आउट हो गया, अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना हो गया, 3 अल्फा, और बीटा प्लस 2 बीटा कितना हो गया, 3 बीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू आ रहा है कितना, 0। और आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो एक साथ, इसके साथ में 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर इसको दे दो 4। अब आप लोग चाहो तो थर्ड और फोर्थ से करो, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 से सोल्व करता हूं मैं, लिखा हुआ बेटा अल्फा प्लस 2 अल्फा सॉरी अल्फा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 0, और फिर लिखा हुआ 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 0। इस वाली को मल्टीप्लाई कर दो किसे, 3 से, तो करेंगे 3 अल्फा प्लस 3 टू द 6 गामा इज इक्वल टू आ रहा है 0। इसके डिवाइड के अंदर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बचेगा 3 बीटा माइनस 6 गामा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। एक तरीके से ये बच रहा है आपके पास बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहां से आपको खाली वैल्यूज निकालनी है अल्फा बीटा गामा की, एलिमिनेशन वगैरह लगा के। अब आप लोग यहां पे देख रहे हो तो बीटा की वैल्यू आ रही है, बीटा इज इक्वल टू 2 गामा आ रहा है, बीटा की वैल्यू आ रही है 2 गामा। ठीक है, अभी इस वैल्यू को हम लोग इधर कहीं ना कहीं पुट कर देते हैं, करो उसको नोट पहले तो आप लोग, इससे आगे वापस से करते हैं अपन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 तक दे दी मैंने, मेरे पास में कितना है वहां पे अभी 5 इक्वेशन, बीटा बराबर 2 गामा माइनस 2 गामा है फिर 2 गामा है। ठीक है, बीटा बराबर 2 गामा आपके पास में इक्वेशन नंबर 5 आई है। अब मैं यहां से भी गामा की वैल्यू निकाल देता हूं, अल्फा इज इक्वल टू कितना माइनस 2 गामा। तो अब आप लिख लो बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अल्फा की जगह लिख सकता हूं माइनस का 2 गामा इधर से, तो यहां लिखा माइनस का 2 गामा, और फिर प्लस 2 बीटा, बीटा की जगह कितना आया था वापस से बताना एक बार, 2 गामा, बीटा इज इक्वल टू कितना है 2 गामा, तो ये जो 2 एज इट इज है, बीटा की जगह रख दिया 2 गामा, फिर लिखा प्लस का गामा इज इक्वल टू कितना 0, तो माइनस 2 गामा और 2 2 प्लस का 4 गामा, और फिर प्लस गामा इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2 गामा 4 गामा प्लस गामा 5 गामा इज इक्वल टू 0, कितना रहेगा ये
3 गामा इज इक्वल टू 0, गामा की वैल्यू आ गई 0। अब गामा की वैल्यू 0 आई है, यहाँ पुट करूंगा तो अल्फा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। एक की वैल्यू निकालनी होती है बस। गामा की 0, अल्फा की 0। अब गामा और अल्फा की दोनों की वैल्यू यहाँ 0 0 रख रहा हूँ, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो बीटा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। तो आप लोग देख रहे हो इसके अंदर कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तीनों ही 0 आ रहे हैं, ठीक है। और मैं इनको लेके चला था अल्फा v1 प्लस बीटा v2 प्लस गामा v3 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, तो एक तरीके से, और ये तीनों 0 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एक घात स्वतंत्र है। अब लोग क्या लिखोगे, s एक घात स्वतंत्र है, एक घाततः स्वतंत्र है। करें इसको नोट, आगे चलते हैं इससे। अब हम सिद्ध करेंगे कि जो v3r है उसको एस जनित करता है। अब हम सिद्ध करेंगे कि नाउ वी विल प्रूव दैट कि v3r को एस जनित करता है, एस जनित करता है, मतलब इसको एक घात संचय के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर। अब मैं मानता हूं, माना कोई तीन अवयव उसी तरीके से अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बिलोंग्स टू किसमें, v3r के अंदर इनको बिलोंग करवा दिया मैंने कि अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा है, तीन अवयव है, इनको मैंने v3r के अंदर बिलोंग करवाया सच दैट। कैसे माना इनको, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, अगर मैं इनका मल्टीपल लेता हूं अल्फा के साथ में, तो अल्फा की वैल्यू तो 1 है, बाकी दोनों 0, अल्फा की वैल्यू तो 1, बाकी दोनों क्या रहेंगे 0, फिर प्लस बीटा, फिर उसके बाद में क्या रहेगा, बीटा की वैल्यू 1 और बाकी दोनों क्या रहेंगे 0, फिर प्लस गामा, और ये दो 0 और गामा की वैल्यू कितनी रहेगी 1। इस तरीके से इसको जूम करके चलते हैं। अब मैं लिखता हूं, माना ए बी सी कोई अन्य अवयव है, माना स्मॉल a b c कोई तीन अन्य अवयव है, कोई तीन अन्य अवयव है, जहां जो ए बी सी है, a b c ये बिलोंग करेंगे इसमें r के अंदर, तब मैं इस वाले नंबर को उठा के चल रहा हूं, लेकिन इसको 1 0 0 को इसको इक्वल रख रहा हूं किसके, a मल्टीप्लाई बाय, ये लिखा हुआ 1 2 1 इसके इक्वल 1 2 1, फिर प्लस b मल्टीप्लाई बाय 2 1 0, फिर प्लस c मल्टीप्लाई बाय 1 -1 कितना 2, ठीक है। इस 1 0 0 ये जो सिर्फ और सिर्फ ये वाले तीन अवयव उठाए मैंने 1 0 0, इसको अवयव इसको किसके इक्वल रख दिया, a मल्टीप्लाई बाय इसके, फिर प्लस b मल्टीप्लाई बाय इसके, प्लस c मल्टीप्लाई बाय इसके। एक तरीके से एक घात संचय के अंदर व्यक्त करने की हम लोग ट्राई करते हैं इसके अंदर। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये लिखा हुआ 1 0 0 एज इट इज, इस a को अंदर मल्टीप्लाई करो तो a 2a a, फिर प्लस 2b b 0, फिर प्लस c c 2c। क्लियर है। अब आगे लिखा हुआ 1 0 0 तो एज इट इज, इसको ऐड करो, ऐड करेंगे तो a प्लस 2b प्लस c, फिर कोमा 2a प्लस b माइनस c, फिर कोमा a प्लस कितना 2c। इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो अब आप लोग इसको कंपैरिजन करोगे, बाय कंपेयर वैल्यूज का कंपैरिजन करोगे जैसे ही, तो a प्लस 2b प्लस c ये तो आ रहा है इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर आ गया फर्स्ट। फिर लिखा हुआ बेटा 2a प्लस b माइनस c ये आ रहा है इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर आ गया सेकंड। इसी तरीके से आपके पास बेटा अगली है a प्लस 2c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर आ गई कितनी 3। क्लियर है। अब इन तीनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, a प्लस 2b प्लस c इनको सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, उठा लो आप लोग बाय इक्वेशन 1 एंड 2 बाय, या फिर एक काम करो a की वैल्यू यहां से निकाल दो, a इज इक्वल टू आपके पास में कितना लिखा हुआ माइनस का 2c, a की वैल्यू आ रही है कितनी माइनस की 2c। अब माइनस का 2c है उसको आप लोग रख दो, एक सेकंड पहले आप लोग पहले वैल्यूज निकालो, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 कर लो, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 1, फिर लिखा हुआ 2a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0। इनको जोड़ दो तो c से c तो कैंसिल आउट हो गया, a प्लस 2a कितना हो गया 3a, और 2b प्लस b क्या हो गया 3b इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। ऐड तो करें इनको, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन मत लो क्योंकि 1 आ रहा है उधर, तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 आ रहा है, इसको इजीली छोड़ दो, 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर दे दो इसको क्या 4, 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 1। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 3 करो, बाय इक्वेशन
सॉरी 3 एंड 4, तो 3 इक्वेशन लिखी हुई है a प्लस 2c इज इक्वल टू 0 और 4 लिखी हुई है 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 3a प्लस 3 टू 6c इज इक्वल टू 0। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचेगा 3b माइनस 6c इज इक्वल टू कितना 1। 3b माइनस 6c इज इक्वल टू कितना 1। अब यहाँ से आप लोग 3b की वैल्यू निकालते हो तो इज इक्वल टू 1/6c आती है। 3b की वैल्यू आएगी 1/6c। बी की वैल्यू 1/6c। तो एक काम करते हैं बाय इक्वेशन 4, बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को उठाएंगे हम लोग तो यहाँ लिखेंगे 3a प्लस 1/6c इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। इसको सोल्व करते हैं तो 3a की वैल्यू आ रही है प्लस 1 माइनस 1/6c, ये 3a की वैल्यू आ रही है 1/1 माइनस 6c। और a की वैल्यू यहाँ से अगर निकालनी होगी आप लोगों को तो आएगी 1/3 माइनस 1/6 3 से 18c। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपने इसको। बाकी बराबर माइनस में क्यों जाएगा ये? माइनस में प्लस में जाएगा नहीं, नीचे भी जाएगा। कौन सा वाला? 3b बराबर 1/6 किया। ये वाला? हां। और हाँ 3b इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस 6c, ये जाएगा 3b बराबर 1 प्लस 6c, कितना होगा ये वाला। अब b और c के अंदर कोई रिलेशन कहीं लिखा हुआ तो नहीं है। अब ये लिखा हुआ 3a प्लस 3b, तो यहाँ पर आप लोग लेके जाते हो बाय इक्वेशन 4, अगर इसको सोल्व करते हो तो वो लिखा हुआ 3a और 3b के अंदर लिखेंगे प्लस 1 प्लस 6c इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। और 3a प्लस 1 प्लस 6c, 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया इधर, तो ये बचेगा 3a प्लस 6c इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0। और अब उठा लो इसको, इस वाली इक्वेशन को बाय इक्वेशन 3, ये इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी 5 बाय 5 एंड 3। ये लिखा हुआ है 3a प्लस 6c इज इक्वल टू 0 और थर्ड इक्वेशन लिखी हुई है a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इस वाली को मल्टीप्लाई कर दो किससे 3 से, ठीक है। ये देखो 3a प्लस 6c वही जाएगा वापस से, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वाला। थोड़ा सा करेक्ट करना उस चीज को जो भी हम लोगों ने किया था। अभी 3a प्लस 3b इज इक्वल टू लिखा हुआ 1, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर 3b इज इक्वल टू लिख दिया 1 माइनस 3a, 3b इज इक्वल टू 1 माइनस 3 उधर लेके b की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, b की वैल्यू यहाँ से निकाल के मैंने लिख दिया बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर इसको उठा के यहाँ रख दिया। क्लियर है? यहाँ रखा वैल्यू और कंप्लीट जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू मिली है माइनस का 3a प्लस 3c इज इक्वल टू कितना 1। क्लियर है? और अब मैं उठा रहा हूँ किसको, इक्वेशन नंबर 3 को, a प्लस 2c इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ 0, इसको मल्टीप्लाई किया किससे 3 से, ये वाली सीरीज लिखी हुई है माइनस 3a प्लस 3c इज इक्वल टू 1। और इसको जब मल्टीप्लाई करो 3a प्लस 6c इज इक्वल टू 0, यहाँ से c की वैल्यू आ गई मेरे पास में कितनी 1/9। अब इस c की वैल्यू को आप रख दो इक्वेशन नंबर 3 में बाय इक्वेशन 3। c की वैल्यू को मैं 3 के अंदर रखूंगा तो a प्लस 2c की वैल्यू 1/9 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 2/9। और इसी तरीके से a और c की वैल्यू आप लोग रख देते हो किसके अंदर, फर्स्ट में या सेकंड में कहीं पर भी रख दोगे, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं कितनी, b की वैल्यू आपके पास में मिलेगी कितनी 5/9। इस तरीके से abc की वैल्यूज लिख लेंगे इसके अंदर, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ रहे हैं। इससे आगे चलेंगे अपन abc की वैल्यूज को जब मैं यहां पुट कर दूंगा इस वाली इक्वेशन के अंदर वापस से, एबीसी की वैल्यूज निकालनी आप लोग कैसे भी करके निकालो, ठीक है, जैसे आप लोगों को सूटेबल लगे। एबीसी की वैल्यूज को मैं यहां पुट कर दूंगा 1 0 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई थी माइनस का 2/9, फिर लिखा 1 2 1, फिर प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 5/9, b की वैल्यू आई थी आपके पास में 5/9, फिर लिखा हुआ 2,1,0 और c की वैल्यू आपके पास में आई थी बेटा 1/9 एंड देन 1,-1,2। इस तरीके से आप लोगों ने 1 0 0 के लिए वाले मतलब इसको सॉल्व किया है। इसी तरीके से आप लोगों को इसको सॉल्व करना होगा 0,1,0 के लिए भी इसी तरीके से सॉल्व करना पूरा कंप्लीटली, लेकिन करके नहीं दिखाना उसको डायरेक्टली। अब यहाँ पर जैसे आप लोग सॉल्व करोगे तो मैं लिखूंगा यहाँ पर वैल्यू आएगी a की वैल्यू 4/9, लेकिन करना जरूरी हो गया तो
एबीसी की वैल्यू निकाल लो वो तो, ठीक है। अब जैसे आप लोग सोल्व कर दोगे एबीसी की वैल्यू फिर से निकालोगे 1/9, क्वेश्चन आएगा थोड़ा लेंथी आएगा, ध्यान रखना ये एग्जाम के अंदर, और अच्छा खासा मार्क्स भी कवर करेगा। माइनस का 2/9 1, -1, 2, और इसी तरीके से आप लोग 0, 0 और 1 के लिए भी वैल्यू निकालोगे, तो वो वैल्यू लिख लेंगे 1/3, एक ही वैल्यू आएगी 1, 2, 1 आएगा, देन फिर माइनस का 1/3, फिर आएगा 2, 1, 0, और फिर आएगा प्लस का 1/3, 1, -1, 2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर दे दोगे आप लोग, कितनी दे चुके अभी तक, इसको 6 दे दो, वो 5 दे चुका हूँ मैं, ये 7 हो गई, ये 8 हो गई, ये 9 हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अतः 6 में इकाई सदिशों का मान, ये जो 6 लिखी हुई है ना, इसके अंदर इकाई सदिशों का जो मान है 7, 8, 9 से, मतलब इकाई सदिश ये वाले जो वैल्यूज है, ये इकाई सदिश तो माने मैंने, अरे ठीक है, इकाई सदिश है, इन इकाई सदिशों की जगह पर सारी की सारी ये वाली वैल्यूज रख देंगे कंप्लीटली। तो आप लोग देख रहे हो अल्फा मल्टीप्लाई के अंदर ये वाले नंबर्स आ गए, फिर बीटा मल्टीप्लाई में ये नंबर आ गए, फिर गामा मल्टीप्लाई में ये सारे नंबर आ गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सारे एक घात संचय के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग s के अवयवों को एक घात संचय में व्यक्त कर सकते हैं, अतः s v3r का आधार रहेगा, और उसके अंदर जो बीमा रहेगी वो कितनी रहेगी, 3, क्योंकि इसके अंदर 3 अवयव है s के। क्लियर है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा कंप्लीट। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, 0,1 के लिए भी जैसे इस प्रोसेस से मैंने निकाली ना वैल्यू, उसी तरीके से आप लोगों को एबीसी की वैल्यू निकालनी है, याद रखनी है, सेम टू सेम इस वाले प्रोसेस से एबीसी की वैल्यू निकालनी है और याद रखनी है। फिर कंप्लीट इन वैल्यूज को आप लोग रख के नहीं दिखाना, बस बोल देना एग्जाम में, लिख देना ओनली लैंग्वेज के अंदर कि 6, 7, 8 से वैल्यू, सॉरी 7, 8, 9 से वैल्यू 6 के अंदर रख दूंगा इनकी जगह, इकाई सदिश की जगह, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि s के अवयवों को एक घात संचय के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया है, इसलिए मतलब क्या हो जाएगा कि अतः s v3r का क्या हो जाएगा, आधार, क्योंकि एक घात स्वतंत्र पहले किया था मैंने प्रूफ, और अभी मैंने ये क्या कर दिया, एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर दिया। क्लियर है, ये कंप्लीट है। आगे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 5 है, माना वी फील्ड f पर समग्र 2x2 मैट्रिक्स का सदिश समष्टि है। 2x2 मैट्रिक्स का क्या है, सदिश समष्टि, वेक्टर सबस्पेस दे रहा है, वेक्टर स्पेस दे रखा है। v के आधार जिसे 4 अवयव के रूप में प्रकट करते हुए सिद्ध कीजिए v की विमा क्या है, 4 है, 4 अवयवों के रूप में व्यक्त करना है। तो मैं लिखता हूं माना v1, v2, v3, v4, v के कोई 4 अवयव है, v के कोई 4 एलिमेंट्स है, 4 अवयव है, 4 अवयव, ठीक है। इसको तो आधार सिद्ध करते हो जाएगी विमा 4। देखो इधर v1 इज इक्वल टू, यहां पर v1 में मान के चलो कितना 1, 0, 0, 0, एंड फिर v2 मान के चलने पर कितना 0, 1, 0, 0, एंड फिर v3 हम लोग मान के चलेंगे कितना 0, 1, 0, 0, और v4 हम लोग अज्यूम करके चलेंगे इधर 0, 0, 0, 1, इस तरीके से, ठीक है। तो सारे जो 4 अवयव है इनको मैंने v1, v2, v3 और v4 के अंदर इसको मान लिया है। तो पहले इसको एक घात स्वतंत्र आपको सिद्ध करना है, तो मैं लिखता हूँ माना α1, α2, α3, α4 बिलोंग्स टू कोई f है, ठीक है। इसको लिख रहा हूँ मैं α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 प्लस α4 v4 इज इक्वल टू कितना 0। पहले इनको मुझे एक घात स्वतंत्र सिद्ध करना है, तो यहाँ लिखा बेटा α1 v1 की वैल्यू कितनी है 1, 0, 0, 0, फिर प्लस लिखा हुआ α2 v2 की वैल्यू कितनी है 0, 1, 0, 0, और फिर लिखा हुआ बेटा α3 और v3 की वैल्यू कितनी है 0, 0, 1, 0, फिर लिखा हुआ प्लस का α4 और v4 की जो वैल्यू है वो है 0, 0, 0 और 1, और इज इक्वल टू 0 को लिख सकता हूँ मैं 0, 0, 0, 0 जो भी आप लिखना चाहो, या फिर ओनली 0 रहता है मैट्रिक्स। अब α1 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, देखना ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 की जगह α1 जाएगा, बाकी सारा 0, 0 रहेगा, अरे ये बस। फिर आगे चलते हैं, प्लस α2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 और फिर α2 हो जाएगा, फिर 0, फिर 0, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0, फिर यहाँ जाएगा α3, फिर आ जाएगा 0, फिर प्लस इसको लेके जाएंगे 0, 0, 0, और फिर आ जाएगा α4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 0। अगर इन सबको मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ ऐड करूंगा, सबसे पहले तो α1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ओनली α1 बचेगा क्या। फिर इस अवयव को करूंगा तो 0 प्लस α2 प्लस 0 प्लस 0, तो ओनली α2 बच जाएगा। सेम टू सेम नीचे वाले को प्लस करूंगा तो α3 बच जाएगा, सेम टू सेम इधर बच जाएगा α4। क्लियर है, और इज इक्वल टू
आप लोग इन सबको लिख सकते हो, ये वाला जो जीरो है, जीरो मैट्रिक्स है एक तरीके से, ये इसको लिख सकते हो 0 0 0 और 0 इस तरीके से। तो अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 3 बराबर अल्फा 4 सारे के सारे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, S एक घात स्वतंत्र है। S क्या हो जाएगा, एक घात लीनियर इंडिपेंडेंस, एक घात स्वतंत्र है। करें इसको फिर आगे चलते हैं। अब मुझे सिद्ध करना है कि S जो है वो V को जनित करता है। तो S V को जनित करने के लिए मैं मानता हूं माना U V W और Z इस तरीके से मान लिया। V का कोई सदिश है, V का कोई सदिश है, और अगर ये V का ही कोई सदिश है और V क्या है, वो सदिश समष्टि है, V का ही कोई सदिश है, तो आप लोग इसको लिख सकते हो, अतः आप लोग यहां लिख सकते हो uv1 प्लस vv2, uvwz मानना था या फिर कुछ और मानना है, vv2 लिख दो, फिर प्लस wv3, फिर प्लस zv4 इज इक्वल टू, आप लोग लिख सकते हो इसको यहां पर, अच्छा इस वाले को इस तरीके से लिख सकता हूं, सॉरी आपके पास में जो है लिखा हुआ है u v w z, इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो कैसे, uv1 प्लस vv2 फिर प्लस wv3 प्लस zv4, इसके अंदर कैसे, इस तरीके से अल्फा v1 प्लस अल्फा v2 प्लस अल्फा v3 प्लस अल्फा v4, क्योंकि ये जो u v w z माना है ना, ये v का ही कोई सदिश है, और v क्या है, पहले ही सदिश समष्टि है, और सदिश समष्टि वाले अवयवों को मैं मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करके लिख देता हूँ ना, अल्फा वी और वहां पे करते थे प्लस अल्फा v2 इज इक्वल टू, मतलब इस तरीके से हम लोग लिख देते थे, वही काम किया है, uv1 प्लस vv2 प्लस wv3 प्लस zv4 आप लोग लिख सकते हो। अतः s जो है v का जनक है, s v का v जनित है, सॉरी v को जनित करता है, जनित करता है, अर्थात मतलब ये जो है लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर इसको व्यक्त कर सकते हैं अपन, और इस तरीके से हो तो आप लोग लिख सकते हो कि S जो है वो V का आधार है, और S V का आधार है। उसके बाद आपको पता है V की विमा 4 है, अवयव कितने हैं, 4 अवयव है। आप लोग बोला आधार के अंदर अवयवों की संख्या, भाई किसी भी आधार के अंदर क्या होती है, अवयवों की संख्या, क्या होती है उसकी विमा। तो अभी फिलहाल S को मैंने आधार सिद्ध कर दिया, V का आधार है, आप लोग लिखोगे अतः S क्या है, V का आधार है, अतः S V का आधार है। तो अगर ये आधार बेस है तो आधार के अंदर अवयवों की कितनी संख्या है, तो आधार के अंदर अवयवों की संख्या v1 v2 v3 v4 मानी थी मैंने, मतलब 4 अवयव है, तो मतलब इसकी विमा भी कितनी हो जाएगी, 4। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि यदि x1, x2, x3 सदिश समष्टि v3r का क्या है, आधार है, मतलब सदिश समष्टि v3r का पहले इसको आधार गिवन दे रखा आप लोगों को, तो मैं लिखता हूं यहां पर, दिया गया है कि गिवन, इट इज गिवन दैट, दिया गया है कि x1, x2, x3 सदिश समष्टि, सदिश समष्टि v3r का आधार है, v3r का बेस है, आधार है। दिया गया है कि x1, x2, x3 सदिश समष्टि v3r का आधार, अगर आधार है तो अर्थात आप लोग लिख सकते हो यहां पर फर्स्ट नंबर पे, अगर आधार ऑलरेडी आधार दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो x1, x2, x3, x1, x2, x3 एक घात स्वतंत्र है, क्या है, एक घात है स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। और सेकंड वाला क्या है, x1, x2, x3 किसको, v3r को जनित करता है, v3r को जनित करता है, मतलब एक घात संचय के अंदर इसको व्यक्त कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर v3r को जनित करता है। ये चीज, दो चीज। अब मुझे सिद्ध करना है कि x1 प्लस x2, x1 प्लस x3, x2 प्लस x3 को ये भी v3r का आधार है, तो मैं लिखूंगा अब x1 प्लस x2, x1 प्लस x3, x2 प्लस x3 को v3r का आधार सिद्ध करने के लिए, v3r का आधार
सिद्ध करने के लिए माना अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा तीन अदिश इस प्रकार है कि इस प्रेजेंट सच दैट, देखो इसको आपको V3R का आधार सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक घात का स्वतंत्र सिद्ध करना पड़ेगा। तो अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा तीन अदिश इस प्रकार है कि अल्फा को मल्टीप्लाई करो इसके साथ में, क्या लिखा हुआ है x1 प्लस x2 फिर कोमा x1 प्लस x3 फिर कोमा x2 प्लस x3, उसके बाद में प्लस बीटा के साथ में तीनों मल्टीप्लाई होंगे x1 प्लस x2 फिर कोमा x1 प्लस x3 फिर कोमा x2 प्लस x3, और फिर आएगा प्लस में कितना बेटा गामा, अल्फा बीटा और गामा के अंदर क्या है x1 प्लस x2 फिर कोमा x1 प्लस x3 एंड फिर कोमा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0, ये पूरा 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये आपको इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है एक घात स्वतंत्र। अब इसको अगर मैं आगे लेके जाता हूँ अल्फा x1 बस इसको मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो अल्फा x1 प्लस x2 जाएगा, ये वाला पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ अल्फा x1 प्लस x2 फिर कोमा अल्फा x1 प्लस x3 फिर कोमा अल्फा x2 प्लस x3। ठीक है, उसके बाद में है प्लस के अंदर बीटा x1 प्लस x2 फिर कोमा बीटा x1 प्लस x3 फिर आएगा कोमा, एक से ये तीनों अलग अलग अवयव है, मैंने तीनों के साथ ही क्यों बोल रहा हूँ उसको मल्टीप्लाई, एक से रुको, ये तीनों सेट में अलग अलग अवयव है, ये मैं इनको एक ही मान के चुका हूँ तीनों को, वो गलत करने पर मतलब मैं इनको अलग अलग अवयव ना मान के एक ही मान लिया, गलत करने पर अल्फा बीटा गामा ये तीनों अलग अलग अवयव है, अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा ओनली x1 प्लस x2 फिर प्लस बीटा ये जाएगा x1 प्लस x3 और फिर प्लस आएगा गामा x2 प्लस x3 और इसी इक्वल टू कितना आएगा 0 ऐसे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग, अब मल्टीप्लाई करोगे जैसे अल्फा x1 और फिर बाद में जोड़ोगे प्लस में बीटा x1, दोनों में से x1 कॉमन आ जाएगा, तो एक तरीके से मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा और फिर बाहर x1 कॉमन ले लिया, और फिर प्लस x2 के लिए भी बात करता हूँ तो आएगा कितना अल्फा प्लस गामा और फिर x2 आएगा। ठीक है, और फिर प्लस x3 के लिए बात करता हूँ तो बीटा प्लस गामा जाएगा, तो ये आएगा बेटा बीटा प्लस गामा और x3 और इज इक्वल टू कितना है 0। अब आप लोग इनको कंपेयर करोगे बाय कंपेयर, तो कंपैरिजन के थ्रू आप लोग लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर लिखेंगे हम लोग अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड फिर लिखेंगे हम लोग बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर थर्ड ऐसे। तो अब आप लोग इनको सोल्व करोगे तो बाय इक्वेशन आप लोग किसी को भी दो इक्वेशन को लो, बाय इक्वेशन सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड से सोल्व कर दो, तो वहां लिखिए बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, फिर लिखा हुआ है अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, कैसे भी आप लोग सोल्व कर सकते हो, उसको गामा बोल ले लो, वैल्यू वहां रख दो एज योर विश, ये माइनस अल्फा ये भी पूरा माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0, क्लियर है। तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है गामा, बीटा और गामा एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो आप लोग बीटा की जगह यहाँ पर गामा लिख सकते हो, क्लियर है। तो फिर गामा इज इक्वल टू कितना आएगा 0, अगर गामा 0 आ गया तो बीटा भी 0 आ जाएगा, ठीक है, और बीटा 0 आ गया तो अल्फा भी 0 आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 0 और बीटा 0 आ गया तो अल्फा भी कितना आ गया 0, इसका मतलब क्या हो गया अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तीनों ही 0 आ गए, इसका मतलब ये जो अवयव है क्या x1 प्लस x2 कोमा x1 प्लस x3 कोमा h2 प्लस x3 ये क्या है एक घात स्वतंत्र है, एक घात स्वतंत्र है, ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंस है, करो उसको नोट। इससे आगे चलते हैं अपन, अब सेकंड वाला जो है इसको मतलब आपको सिद्ध करना है, सर ये जो है V3R को जनरेट करना है। अब यह सिद्ध करने के लिए कि जो आपके पास में अवयव है x1 प्लस x2
कोमा x1 प्लस x3 कोमा x2 प्लस x3, ये किसको V3R को जनित करता है, V3R को मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, V3R को जनित करता है। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यह सिद्ध करेंगे कि x के संगत 3 अदिश अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा इस प्रकार होंगे कि x के 3 सदिश अदिश अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा इस प्रकार होंगे कि x बराबर, यहीं से लिख रहा हूं, x बराबर अल्फा मल्टीप्लाई बाय कितना x1 प्लस x2, फिर प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय कितना x1 प्लस x3, फिर प्लस गामा मल्टीप्लाई बाय कितना x2 प्लस x3। इस तरीके से सारे मल्टीप्लाई के अंदर होंगे। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पर अल्फा x1 प्लस बीटा x1 कॉमन आ जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा जाएगा बाहर, ये आ जाएगा कितना x1। फिर आगे देखता हूँ प्लस के अंदर कितना x2 अगर कॉमन लूंगा तो मैं लिखूंगा बेटा कितना अल्फा प्लस गामा, बाहर लिखूंगा x2, फिर प्लस बीटा अगर कॉमन ले रहा हूँ मतलब x3 अगर कॉमन लूंगा तो मैं लिखूंगा बीटा प्लस गामा और बाहर आ जाएगा कितना x3। इसको दे दो इक्वेशन नंबर कितनी दे चुका अभी तक इक्वेशन में, 3 दे दी गई इक्वेशन। हाँ तो इसको दे दो आप लोग 4 दे दो। अब दिया गया है कि इट इज गिवन दैट, क्या दे रखा है कि जो x1 कोमा x2 कोमा x3 जो है V3R का आधार है, V3R का आधार है। ठीक है, तो V3R का आधार है तो तब x के संगत बीटा 1 कोमा बीटा 2 कोमा बीटा 3, फिर इनको अल्फा 1 अल्फा 2 ले रखा है हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि ये फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, इसको थोड़ा सा अवयवों को थोड़ा सा अल्फा बीटा गामा ना मान के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 मानता हूं आप लोग। ठीक है, 3 अदिश अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 मान लेंगे ना, ताकि यहाँ प्रॉब्लम ना आए आपको। तो ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा के लिए अल्फा 2 हो गया, ये अल्फा 1 और ये अल्फा 3 हो गया, बीटा की जगह अल्फा 2 आ जाएगा, यहाँ अल्फा 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे के संगत बीटा 1 कोमा बीटा 2 कोमा बीटा 3 इस प्रकार विद्यमान है कि कैसा अवेलेबल है ये वाला कि आप इसको लिख सकते हो x बराबर कितना बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर दे दो इसको क्या 5। ऐसा क्यों लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये जो x1 x2 x3 है ना, ये ऑलरेडी दे रखा है कि क्या V3R का आधार है। तो अगर ये आधार है तो मतलब इसको एक का संचय के अंदर व्यक्त कर सकता हूं मैं, जो कि मैंने कर दिया, बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 की फॉर्म। तो एक का संचय के अंदर इसको व्यक्त कर दिया मैंने। अब आप लोग देख रहे हो बाय इक्वेशन 4 एंड 5, बाय इक्वेशन 4 एंड 5 आप लोग इनमें से कंपेयर करोगे तो बीटा 1 की जगह कितना आ रहा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, कंपेयर करोगे तो बीटा 1 बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। इक्वेशन नंबर दे दो इसको 6। और इसी तरीके से आप लोग कंपेयर कर दो बीटा 2 को, तो बीटा 2 की जगह आ रहा है बेटा अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 7। और सेम टू सेम बीटा 3 की जगह कितना आ रहा है अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 8। तो ये होगी 6 7 और 8 इक्वेशंस। क्लियर है? अब आप लोग यहां से ना इनको उसी तरीके जैसे हम लोग अभी तक सॉल्व करते थे ना एलिमिनेशन वगैरह लगा के, उसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। अब वो सॉल्व हम लोग करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस आप लोगों को बता रहा हूं इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है। ये वाला नोट कर लो, इधर वाला पहले ये वाला नोट कर लो, इधर वाला तो हो गया वो नोट। ठीक है, तो यहां से आप लोग जैसे वैल्यूज निकालोगे तो वो वैल्यूज देखो कैसी आएंगी कि आप लोगों के पास में जो अल्फा 1 आएगा वो कितना आ जाएगा 1/2 बीटा 2 प्लस बीटा 3 माइनस बीटा 1। आप लोग निकाल के चेक कर लेना एक बार इन वैल्यूज को।
और अगर नहीं भी चेक करो तो आप लोग चेक कर लो, देखो 1/2 तो आएगा सबके अंदर ही, बीटा 2 प्लस बीटा 3 आएगा, जिसका निकाले अल्फा 1 वो माइनस के अंदर जाएगा, उसका बीटा काय में जाएगा माइनस में। जैसे आप लोग को अल्फा 2 निकालना है तो 1/2 तो आगे आएगा, क्लियर है, मतलब माइनस में कौन जाएगा इस बार बीटा 2 जाएगा, यहाँ पर तो आएगा कितना बीटा 1 प्लस कितना बीटा 3 और माइनस में कौन जाएगा बीटा 2 जाएगा, क्लियर है। इसी तरीके से आप लोगों को निकालना है अल्फा 3 तो 1/2 तो आगे आएगा, बीटा 1 बेस सीरीज प्लस बीटा 2 बेस सीरीज और माइनस में कौन जाएगा बीटा 3 जाएगा। ऐसे तो आप लोग वैसे वैल्यूज उस तरीके से निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। अब ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये जो वैल्यूज है तो मैं लिखूंगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का मान, ये जो वैल्यूज है आप लोग लिख दोगे समीकरण 4 में रखने पर, इक्वेशन 4 में रखोगे, समीकरण 4 में रखने पर, रख के भी नहीं दिखाना, खाली लैंग्वेज के अंदर लिखना है, रखने पर हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 x1 प्लस x3 x2 प्लस x3 को एक घात संचयों में व्यक्त किया जा सकता है, को एक घात संचयों में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, और व्यक्त कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है आपके पास में x1 प्लस x2 x1 प्लस x3 x2 प्लस x3 v3r को जनित करता है। और इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो कि ये जो x1 प्लस x2 x1 प्लस x3 x2 प्लस x3 भी v3r का आधार है। ये कंप्लीट आप लोग एग्जाम कर सकते हो।